हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ये सेकंड थर्ड लेक्चर है। ओके, थर्ड नहीं, फोर्थ लेक्चर है यूनिट एंड डायमेंशंस का, फिजिक्स का। ये क्लास 11th का टॉपिक है और एज ए पॉइंट ऑफ कंपटीशंस आईआईटी जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। आईआईटी का बहुत ही कम ही होता है। सो जेईई मेंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसका यूज़ देखोगे, यूनिट एंड डायमेंशंस का। ओके, सो यूनिट इन डायमेंशंस होता क्या है कि बेसिकली जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स जो है जनरली आप साइंस का हो या जो पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग का हो, इसमें जो स्टडी होता है वो फिजिकल क्वांटिटी का होता है। ठीक है, तो फिजिक्स बेस्ड ही है अबाउट द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कम्स अंडर यूनिट एंड डायमेंशंस। ओके, सो ये यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग यूनिट दैट इज द एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम हम मानते हैं। ओके, यूनिट्स मानते हैं और डायमेंशन उसका पढ़ेंगे। तो जो हमारे साइंस है, जो हमारे या आप इंजीनियरिंग का पार्ट देखो तो उसमें जो भी आप स्टडी करोगे बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड, तो वो जो है आप कुछ नहीं यूनिट्स के बारे में ही पढ़े हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी का ही पढ़ते हो। आप जैसे फोर्स निकालते हो, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, वाट एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या है? यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी है। आप इसी को तो मेजर करते हो। तो पहले जो क्या था कि अर्लियर टाइम में इसको मेजर करने के लिए कोई किसी खास तरीके का यूनिट सिस्टम नहीं था। तो जैसे ही जैसे डेवलपमेंट हुआ साइंस का, तो क्या हुआ कि यूनिट्स, किसी भी चीज़ को आप में स्पेसिफाई करते हो या मेजर करते हो तो उसके लिए आपको कुछ चाहिए, कुछ सिस्टम चाहिए। ठीक है, तो आप किस बेसिस पे किसी भी अदर यूनिट को, उस समय जो फिजिकल क्वांटिटी था, सो एक दूसरे से आप कंपेयर कैसे कर सकते हो जब तक कि आपके पास कोई वैसा सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो सिस्टम बनाया गया, वो सिस्टम रखा गया यूनिट्स, यानी कि उस सिस्टम का ऐसा जैसे इंटरनेशनल सिस्टम माना गया था कि किसी भी आप फिजिकल क्वांटिटी को उसको बेस मान के आप उसको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो उस समय हुआ क्या कि जब आप उसको बेस मान, तो आपको वैसा सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे जो फिजिक्स थे एक्सपेरिमेंट किए, उस सिस्टम को डिजाइन किए। तब उस अर्लियर टाइम में जो सिस्टम रखा गया था, तो उस समय देखा गया कि आप लेंथ, टाइम एंड मास, ये जो था, ये लेंथ है, ठीक है, टाइम है, और ये क्या है, मास है। ये तीन जो फिजिकल क्वांटिटी था इसको बेस माना गया। क्यों बेस माना गया? स्टैंडर्ड बेस माना गया, आप कह सकते हो स्टैंडर्ड बेस था। क्यों स्टैंडर्ड बेस माना गया? क्योंकि उस, ये जो तीन फिजिकल क्वांटिटी है ये इंडिपेंडेंट है, अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसको आप इनवेरिएबल कहा गया, ये वेरिएबल नहीं है। या आप सिंपली कह सकते हो इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है। सो उस समय ऐसा सिस्टम चाहिए था, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी को आप चाहो उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों? अगर किसी चीज़ पर डिपेंड किया तो उसका वैल्यू जो मेजर हम करेंगे उससे हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर उसको हम, अगर उसका वैल्यू चेंज होता है, इनवेरिएबल है, किसी फंक्शन है या किसी भी चीज़ पर डिपेंड करता है, तो उस जो डिपेंडेंट चीज है, टर्म्स है, वो क्या कर सकता है कि हमारे मेजरिंग वैल्यू को इफेक्ट कर सकता है। हो सकता है एरर आ जाए। ठीक है, सो ऐसा सिस्टम माना गया जिसमें क्या हो कि इनवेरिएबल हो, जो वेरी ना करता हो, और उसको हम बेस मान के किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो उस समय क्या था कि लेंथ, टाइम एंड मास को एक बेस माना गया। बेस यानी कि स्टैंडर्ड है, इसको क्वांटिटी माना गया। और इसको क्या बोला गया? ये फंडामेंटल है, क्योंकि किसी पे वेरी नहीं करता है, ये इनवेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है। आप जानते हो कि मास क्या है, कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसी तरह का तीन चीज़ क्या हुआ, लेंथ, टाइम एंड मास को उस समय माना गया। लेकिन बाद में फिर क्या किया कि इसको एक्सटेंड करके और दो या तीन 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 फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल माना गया। वो क्या था? एक था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है,
तो उसके बाद चौथा था आपका थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर जिसको बोलते हो, टेम्परेचर। पांचवा था आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। एंड छठा जो था वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। सो ये पाँच, ये छः हो गया ना, तीन और तीन, चार तीन सात, ये सेवन फंडामेंटल सिस्टम माना गया। ये कंसीडर किया गया था, इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। तो ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी था और इसका सिस्टम का यूनिट भी मेंशन किया गया। लेंथ को माना गया मीटर, ओके। टाइम को सेकेंड लिया गया, दिस इज सेकेंड। मास को केजी में लिया गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में लिया गया। टेम्परेचर को केल्विन में लिया गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में लिया गया, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला लिया गया, ठीक है, कैंडला। तो डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, अमाउंट, मोल को मोल से, MOLE। कैंडला को CD से डिनोट करते हैं, इसको आप CD लिख लेना, ठीक है। सो कैन या इसको CD से डिनोट करते हैं कैंडला को। तो ये जो था बेसिक फंडामेंटल यूनिट था, फिजिकल क्वांटिटी था। इसको आप बेस मान के इससे क्या कर सकते हो, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हो। उस समय जो प्रॉब्लम दिखा गया था कि डेंसिटी को लेकर दिखा, डेंसिटी को दिखाया गया मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, एक तो मास पे, दूसरा वॉल्यूम पे, ठीक है। वॉल्यूम को भी डिपेंड किया गया कि ये लेंथ का ही है, तो लेंथ इंटू लेंथ कर दोगे जब क्यूबिक लेते हो तो क्या हो जाता है, LQ, यानी कि नथिंग बट मीटर का ही है, पार्ट है। तो इसको इस तरह डिनोट किया गया। मास को केजी में किया गया। तो इस तरह से जब आप किसी भी फंडामेंटल सिस्टम से या फंडामेंटल क्वांटिटी से जो भी अदर क्वांटिटी आप निकालते हो, डिराइव करते हो, वो डिराइव क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इसका आप यूनिट्स, SI यूनिट दिया हुआ है, SI यूनिट लिया गया। ये SI यूनिट यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया, ग्लोबली आप कह सकते हैं कि पूरे कंट्री में ये स्टैंडर्ड यूनिट इसको माना गया। जब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था मास एंड वेट मेजरमेंट में, तो उस कॉन्फ्रेंस में, उस मीटिंग में डिसाइड किया गया था ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी को, ठीक है, एज ए बेस, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इसको हम बेस मान के इससे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ दिस सेवन फंडामेंटल आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए डायमेंशनली, उसका यूनिट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो उस समय ये प्रॉब्लम था जो सॉल्व किया गया था। बहुत सारे तरह तरह डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से फिजिस्ट लोग अपना अपना एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक था, क्या था, केजी मास का जो लिया गया, केजी लिया गया था, ठीक है। लेकिन जब आप क्वांटम मैकेनिक्स अब जब पढ़ोगे अबाउट द बिहेवियर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, ये सब का, तो उसका जब आप मास मेजर करोगे इस फंडामेंटल, यानी कि 1 kg के, 1 kg से अगर आप उसको मेजर करने जाते हो, अब एक इलेक्ट्रॉन का अगर मास आपको कंपेयर करना है 1 kg के साथ, आप सोच सकते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻−31 kg, 9.1 इंटू 10⁻−31 kg होता है। आप समझ जाओ कि ये -31 10 का पावर है, कितना कम होगा। इसको कंपेयर करना इस 1 kg से बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट है, एक्यूरेसी आप गेन नहीं कर पाओगे। तो उस समय ये प्रॉब्लम अराइज हुआ। इस प्रॉब्लम को क्या क्या सॉल्व किया गया और इसके लिए क्या किए कि जो हमारे फिजिस्ट थे उन्होंने क्या किए, एटॉमिक मास यूनिट AMU को कंसीडर किए, प्रेफर किए कि ये जो AMU सिस्टम है इसको U से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट U से, ये जो है बेस्ड है फॉर एज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम्स। अगर हम बहुत ही एटॉमिक लेवल पर बात करें तो ये AMU सिस्टम प्रेफर करेंगे, क्योंकि इससे जो वैल्यू आएगा कंपेयर करेंगे हाईली एक्यूरेसी हम इससे गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज को एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर इसके कंपेयर हमको कितना इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा,
अगर आप किसी भी सिस्टम से कंपेयर करोगे मानो 1 kg से, तो बैलेंसिंग करने के लिए लो, तो जब बैलेंसिंग में दो तो एक साइड दो आप 1 kg, एक साइड दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो आप कितना इलेक्ट्रॉन्स इस पे दोगे कि 1 kg के बराबर होगा, तो उतना इलेक्ट्रॉन्स संभव इकट्ठा करना संभव ही नहीं था, ठीक है। तो इस रीजन से ईएमयू सिस्टम को प्रेफर किया गया, तो इसको बोलते हैं सेकेंड मास सिस्टम। आप इसको नोट करना, इसको बोलते हैं सेकेंड मास सिस्टम, सेकेंड मास यूनिट लिख लो, क्योंकि ये एटॉमिक लेवल पे इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था। तो एक तो होता है एसआई यूनिट। जब यूनिट की हम बात करते हैं तो दो जनरली आपने देखा होगा, और जब आप पढ़ोगे 11th में और 12th में तो एप्लीकेशन होता है, 10th में तो पढ़ाई होगा। एक होता है सीजीएस यूनिट और दूसरा होता है एफपीएस यूनिट, फुल एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम्स, एफपीएस सिस्टम्स। सो सीजीएस में हो गया सेंटीग्राम सेकेंड, यानी कि जब लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, एंड टाइम को सेकेंड में कंसीडर करते हैं। इसमें जो होता है लेंथ को फुट में, ये मास को पाउंड में, एंड दिस इज द सेकेंड। तो एफ डिनोट फॉर फुट, ओके, पी डिनोट फॉर पाउंड्स, एंड एस डिनोट फॉर सेकेंड। और इसमें देखोगे सी डिनोट फॉर सेंटीमीटर्स, सीएम में आप यूज़ कर सकते हो, और जी ग्राम हो गया, एंड एस इज सेकेंड। तो दिस इज सीजीएस एंड एफपीएस सिस्टम। सो ये यूनिट और डायमेंशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखना कि यूनिट एंड डायमेंशन में ये सिस्टम हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात आती है, जब यूनिट डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी को लिया गया, तो अब प्रॉब्लम है, अब बात ये आई कि भाई इसका यूटिलाइजेशन क्या है। यूनिट एंड डायमेंशन तो हम लोगों ने सिस्टम को डिज़ाइन कर लिया, डेवलप कर लिया, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, ठीक है। सो बेसिक, अब बेसिक एप्लीकेशन है, तो ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, जितना रिक्वायरमेंट है एज ए रिक्वायरमेंट हम इसमें सारा चीज़ डील करेंगे, ठीक है। सो मोर अगर डीपली चाहते हो तो आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रेसनिक एंड हॉलीडे को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसमें बहुत ही डिटेल दिया गया है अबाउट द हिस्ट्री, द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिट सिस्टम, किस तरह का लिया गया, उसको आप पढ़ सकते हो फॉर द बेटर डेप्थ नॉलेज के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो था यूनिट डायमेंशन का, वो क्या था कि अब उसका आप यूटिलाइज क्या कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे इसका यूनिट क्या है और यूटिलाइजेशन क्या था। उससे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ डायमेंशन देख लेते हैं यूनिट सिस्टम का, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग डायमेंशन निकालना सीखते हैं। डायमेंशन के लिए क्या होना चाहिए, आपको कुछ फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ से जैसे हमको लेंथ का निकालना है, क्या चीज़ का, लेंथ का डायमेंशन निकालना है। फर्स्ट बेसिक देख लो, तो लेंथ का तो हम जानते हैं एल, एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी तरह टाइम का अगर हमको निकालना है तो टाइम को हम सेकेंड से डिनोट करते हैं। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, और या आप टी भी यूज कर सकते हो टाइम के लिए, टी, ओके, एज ए डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन में। उसके बाद मास को एम, कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हो। तो टेम्परेचर को केल्विन से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। करंट को एम्पियर से यानी कि ए से डिनोट कर सकते हो, करंट को ए से डिनोट कर सकते हैं, ये हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, जैसे हमको वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है, वेलोसिटी का, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस क्या होता है, नथिंग बट लेंथ। सो एल, और टाइम को क्या, टी से, सो दिस इज एल टी इनवर्स। ये हो गया आपका स्पीड। वेलोसिटी स्पीड दोनों का सेम होगा, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लेंथ का एल होगा, आप लिख लेना, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो या लेंथ हो, इसको हम एल से यूनिट डायमेंशन में दिखाएंगे,
ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमको एक्सेलरेशन का निकालना है। एक्सेलरेशन का निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। सिंपल। देखो वेलोसिटी का हम लोग निकाल चुके हैं क्या, एल टी माइनस वन बाई टी। देखो टी का पावर -1 है, यहाँ पर एक और जाएगा तो क्या जाएगा, दिस इज एल टी माइनस टू, दिस इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का ये क्या है, डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और। सो फोर्स का देखते हैं। फोर्स, FORSC, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन का हम लोग देख लिए, तो मास को क्या डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, LT-2। तो इसको आप जब लिख सकते हो क्या, MLT-2, ये हो गया आपका फोर्स का एक्सप्रेशन। उसी तरह आप वर्क का या एनर्जी का क्या हो जाएगा, वर्क या आल्सो एनर्जी। सो वर्क या एनर्जी आप कह सकते हो, वो क्या होगा देखो, फोर्स यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, FS क्या होता है, वर्क होता है, F इंटू S। तो आपको फोर्स का मालूम है MLT-2, उसमें क्या करो, S से मल्टीप्लाई करो, यानी कि MLT-2 इंटू S। डिस्प्लेसमेंट क्या है, L। सिंपल। क्योंकि वो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो या लेंथ हो, उसको हम L से डिनोट करते हैं डायमेंशन में। तो क्या हो जाएगा, M, देखो एक L क्या हो जाएगा, L का पावर 2 T-2। ये हो गया आपका एनर्जी का। जब एनर्जी आ गया तो आप पावर भी कन्वर्ट कर सकते हो। पावर क्या होता है, एनर्जी इंटू टाइम, सॉरी, पावर जो होता है एनर्जी बाई टाइम होता है। पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम होता है। सो देखो एनर्जी का आपको पता है ML² T-2 बाई टाइम T। तो क्या हो जाएगा देखो, ML² T-3, -2 है, एक पावर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ML²T-3। ये आपका हो गया पावर का, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को निकाल सकते हो। तो किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, 0, डायमेंशन लेस होता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो कोई भी अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिवाइड करते हो, उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, यूनिटी, यानी कोई भी डायमेंशन ही नहीं आएगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो जैसे लेंथ बाई लेंथ अगर हमको इसका डायमेंशन निकालना तो सिंपली हो जाएगा 1, कॉन्स्टेंट आएगा, इसका डायमेंशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो बहुत सारा है, आप किसी भी बुक प्रेफर कर सकते हो और डायमेंशन निकाल सकते हो। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला में पुट करो, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करो और उससे किसी भी चीज़ का आप डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मोमेंटम हुआ, मैं दिखाना था मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। फार्मूला याद है, मास इंटू वेलोसिटी। सो मास का क्या होता है, M, कैपिटल M। वेलोसिटी का होता है LT-1। तो आप लिख सकते हो MLT-1, दिस इज द मोमेंटम। या आपको नहीं है तो सबको एक्सप्रेस कर दो, मास तो मास है, ये फंडामेंटल है, नो प्रॉब्लम। उसका वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाई टाइम होता है, L/T। तो देखो MLT-1, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। तो ये था कुछ डायमेंशंस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये डायमेंशन कहते क्यों हैं, इसका डायमेंशन का यूज क्या, एप्लीकेशन क्या, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इसका होता है यूनिट को कन्वर्जन करने में। सो एप्लीकेशन ऑफ लिखना, एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। सो एप्लीकेशन और डायमेंशन हम देखेंगे, सॉरी यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए नहीं होगा, ठीक है। सो एप्लीकेशन और डायमेंशन, पहला जो है यूज है इसका, वो है यूनिट कन्वर्जन। सो आप लिख सकते हो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे SI यूनिट को CGS में कन्वर्ट कर सकते हो, CGS को पाउंड में का FPS में कर सकते हो, ठीक है। तो वो कन्वर्जन हम लोग करते हैं। सेकेंड यूज जो होता है
वो आप इसका किसी भी वेरिफिकेशन, किसी भी एक्सप्रेशन को वेरीफाई करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आप लिखना टू वेरीफाई या चेक, वेरीफाई या चेक कर सकते हो किसी भी फिजिकल इक्वेशन को, ठीक है। सो टू वेरीफाई या चेक फिजिकल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो आप उसको डायमेंशनली उसको चेक कर सकते हो कि वो सही है या गलत, ठीक है। सो थर्ड यूज होता है रिलेशन। आप अगर कोई फैक्टर पता है कि ये चीज़ कोई ये फिजिकल क्वांटिटी ये चीज़ पे डिपेंड करता है, ये फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो आप उसको रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। सो आप दूसरा यूज कर सकते हो टू इस्टेब्लिश रिलेशन अमong द फिजिकल, टू इस्टेब्लिश रिलेशन, रिलेशन ये इस्टेब्लिश करता है अमong फिजिकल इक्वेशन या क्वांटिटी आप कह सकते हो, टू इस्टेब्लिश रिलेशन अमong फिजिकल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज लिख लो, ठीक है। जैसे मान लो इससे आप रिलेशन करेक्ट भी एकदम ये एग्जैक्ट इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हो, कब, जब आपको कुछ इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा। इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा तो आप उससे क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट निकाल सकते हो। अगर इनिशियल कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो आप उसको डायमेंशनली निकाल सकते हो, लेकिन अप्रॉक्स जो एग्जैक्ट होगा वो एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हो, लेकिन लगभग एग्जैक्ट के बराबर निकाल सकते हो। जो आपका जो आंसर डिफर करेगा वो एक्चुअली डिफर करेगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि मैग्नीट्यूड आप तभी निकाल सकते हो जब आपको कुछ इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा। तो उस इनिशियल कंडीशन को यूज करके आप उसका एग्जैक्ट कोई भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस, ओके। सो यूनिट एंड डायमेंशन का ये एप्लीकेशन था। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये तीनों पर कुछ न्यूमेरिकल आता है जो ये, ठीक है। ये वन बाय वन हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे और इसका पहले कंसेप्ट देखते हैं कैसे हम कन्वर्जन यूनिट करेंगे। सो यूनिट कन्वर्जन के लिए बेसिकली बहुत सारे आप बुक्स में फॉर्मूला दिया रहता है कि वन वो डायमेंशन बाय इतना डायमेंशन बाय, कोई ज़रूरी नहीं है किसी भी फार्मूला को याद करने के लिए, ठीक है। सो यूनिट कन्वर्जन मतलब क्या होता है, जो हमारे फिजिक्स थे उस समय उन्होंने देखा कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट करें। तो उन्होंने देखा कि जो आपका यूनिट दिया हुआ है, जिस सिस्टम में दिया हुआ है, जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप जिस फॉर्मेट में निकालना चाहते हो, तो मान लो हमको ए और बी हमको है, ठीक है, तो हमको ए से बी लाना है, यानी कि ए यूनिट में दिया हुआ है, हमको बी यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करो, इसको यूनिट बनाओ, और यूनिटी से अगर कोई भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का है कि अगर मान लो कि आप केजी है, ठीक है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली क्या करो, यूनिट से मल्टीप्लाई करो। यूनिट का मतलब क्या है कि केजी है, आपका प्रेफर क्या है, ग्राम, ग्राम, ठीक है। तो यूनिट कैसे बना सकते हो, यूनिट आप बना सकते हो ग्राम बाई ग्राम, ये हो गया वन, या केजी बाई केजी बना सकते हो, ये भी हो गया वन, ओके। अगर इस वन से हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, के जी इंटू वन करें ये के जी तो होगा, ठीक है। तो हमें क्या होता है, जब यूनिट कन्वर्जन होता है तो उसको यूनिटी बनाते हैं, ठीक है, और उस यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर जो आपका रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट का यूनिट बनाओ। जैसे देखो, हमको अगर मिनट है, ठीक है, कन्वर्ट करना है सेकेंड में, ठीक है, तो हम यूनिट कैसे बना सकते हैं, तो यूनिट हम बनाएंगे, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिट देख लो, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगा। सो यूनिट फॉर्मेशन क्या होगा, यूनिट को आप कैसे फॉर्मेशन करोगे, तो यूनिट बनाना है तो या तो आप लिख सकते हो 60 सेकेंड, ठीक है, बाय 1 मिनट, ये यूनिट होगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड ही होता है और हमने 60 सेकेंड लिया। अगर हमको मिनट को हटाना है तो इस मिनट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलरेडी मिनट खत्म हो जाएगा, हमें बचेगा क्या, सेकेंड। ये तो यूनिट ही है, 60 सेकेंड बाई 1 मिनट दैट इज वन, ये तो वन ही होगा। तो इस तरह का हम यूनिट बनाते हैं। और मिनट को क्या होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 4 मिनट दिया रहेगा, हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो देखो कितना है, 4 मिनट इंटू यूनिट से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे यूनिट क्या है, 4 मिनट इंटू
unit is nothing but 60 second by 1 minute. So this is minute, this will get cancel out, बचे क्या 4 into 60 second, 4 into 60 second, दिस इज नथिंग बट 240 सेकेंड। तो देखो मिनट से हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड कन्वर्जन क्या होगा, केजी से अगर हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है, किससे, केजी से अगर हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है, जैसे मानो 5 केजी है, इसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यूनिट से मल्टीप्लाई करो, तो के जी इंटू यूनिट। इसके लिए यूनिट क्या होगा, इसके लिए जो यूनिट होगा वो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम बाय 1 के जी। देखो 1000 ग्राम बाय 1 के जी, या आप ये भी लिख सकते हो 1 के जी बाई 1000 ग्राम। तो आपको सोचना ये है कि हमको निकालना क्या है, तो जिसको आपको जिसमें कन्वर्ट करना है उसको ऊपर रखो। जैसे हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम को ऊपर रखें, नीचे में क्या किया है, के जी, ठीक है। क्यों, नीचे में के जी से लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के जी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 के जी इंटू 1000 ग्राम बाय 1 के जी, तो के जी विल गेट कैंसिल आउट, हमें कितना बचा 5000 ग्राम। ओके, सो ये हो गया यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन में क्या कर सकते हैं, यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, और जिस सिस्टम में हमें चाहिए उस सिस्टम में हम यूनिट बना के उसको मल्टीप्लाई करके सिंपली अपना कन्वर्जन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन से समझते हैं, ये तो हो गया इजी एकदम, ठीक है। तो इजी नहीं करना है, हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या करना है, मान लो कि ग्रेविटेशन दिया हुआ जी दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन से कुछ कंसेप्ट क्लियर होता है। तो इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर है, आपको कन्वर्ट करना है इन द सीजीएस सिस्टम में, क्या, इनटू सीजीएस सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एसआई में दिया हुआ है, आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में सेंटीग्राम सेकेंड, ओके। तो फर्स्ट क्या करो, जी दिया हुआ है, जी द ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशन निकालो। सो डायमेंशन आना चाहिए, तो जी का जो डायमेंशन होता है वो समथिंग m-1 L3T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ जी, ठीक है। क्या है, डायमेंशन ऑफ जी है। तो जब हमें जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो हमने बताया था आपको क्या करो, यूनिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ओनली यूनिटी से। तो हमें कुछ नहीं करना है, 6.67 इंटू 10⁻11 तो है ही, ठीक है। अब देखो ये जो सिस्टम था, ये केजी स्क्वायर को हमने डायमेंशन में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे ये मास है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, टाइम है, ठीक है। तो अब आया क्या, तो देखो मास को हमको किस फॉर्म में, सीजीएस में, यानी कि सीजीएस ग्राम सेंटीग्राम और सेकेंड, तो मास यहाँ ग्राम में है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, ग्राम, 1000 ग्राम बाई 1 केजी लिख सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इनटू देखो ये पावर क्या, -1, तो सिंपली क्या करो, ये क्या m इन्वर्स है, ये इन्वर्स है, यानी कि ये 1 केजी दिया हुआ है, इस मीन्स 1 केजी यहाँ से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो 1 केजी है तो नो डाउट हम सिर्फ 1 ले लेते, केजी कैसे भी कैंसिल आउट, ओके। सिंपली यहाँ मीटर में होगा, तो हम इसको सेंटीमीटर में करना होगा, तो देखो सेंटीमीटर क्या है, 100 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर, यहाँ 1 मीटर दिया हुआ है, तो 100 का पावर -3 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, देखो टी क्या है, सेकंड में, यहाँ भी सेकंड में, तो नो प्रॉब्लम, टी से हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो इसको 1 ले लेंगे। कोई प्रॉब्लम है कि टी उसमें सेकंड में ही था, इसमें भी सेकंड में दिया हुआ है, 1 ही 1 है तो 1 ही दे दिए। आप इसको क्या करो, सॉल्व करो, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1000 को देखो पावर -1 करो, क्या हो जाएगा, 10 का पावर -3 हो जाएगा, दिस इज द ग्राम, दिस इज 10 का पावर 6 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, ये हो गया सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो
6.67 इंटू 10 देखो -3 प्लस 6 यानी कि +3 और देखो -11 कितना हो जाएगा -8। दिस यू गिव इन द सीजीएस सिस्टम। ये हो गया आपका यूनिट कन्वर्जन। तो इसको आप यूनिट कन्वर्जन में करोगे तो यही वैल्यू आपका आ जाएगा डाइन। जैसे न्यूटन को उसमें होता है, इसमें डाइन लेते हैं। क्या लेते हैं? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसको जब लिखोगे तो डाइन, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर जी स्क्वायर। तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ऐसा यूनिट इसको हम यूज करते हैं। जिसमें उसमें था न्यूटन, दिस इज द न्यूटन। तो न्यूटन को आप सीजीएस सिस्टम में डाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स है न्यूटन। तो इस तरह का आप कन्वर्जन कर सकते हो यूनिटी में। कोई आपको फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। जिसमें बोल रहा है उसको डायरेक्ट आप क्या करो, कन्वर्ट कर दो। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये था यूनिट कन्वर्जन। सो आप आओ सभी तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजी वे में। ठीक है, सो अब दूसरा उसका एप्लीकेशन जो था वो था किसी भी डायमेंशन को चेक करना है। किसी जो फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको हम चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम चेक करते हैं कि वो डायमेंशनली सही है या नहीं सही। ठीक है, जैसे अब टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, L/G होता है। तो हमको चेक करना क्या है कि देखना है कि सेकेंड एप्लीकेशन है, आप नोट कर लेना सेकेंड केस है। ठीक है, तो चेक करना है कि इस लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड दोनों का डायमेंशन सही है या नहीं। कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशनलेस होता है, यूनिटी उसको लेते हैं। ठीक है, तो देखो टाइम का होता है टी डायमेंशन में। ओके, इसमें देखो लेंथ, लेंथ का क्या होता है एल। ओके, और जी दिस इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है L t-2, L t-2। देखो दिस एल विल कैंसिल आउट, तो बच के क्या 1/t-, यानी कि सिंपली आप लिख सकते हो टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा टी, क्या आ जाएगा टी। देखो सो दोनों साइड डायमेंशन क्या है सेम है। तो यू जो इक्वेशन दिया हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है। इसका मतलब नहीं है कि जो डायमेंशनली करेक्ट होगा वो इक्वेशन भी सही होगा। सो ये नोट करना। सो नोट करना क्या है कि इफ़ dimensionally correct equation is not necessary, so it is not necessary, it is not necessary, ठीक है, to say that if any equation is dimensionally correct, डायमेंशनली करेक्ट है, it is not necessary to say that if any equation is dimensionally correct then it may be correct equation। सो ये नेसेसरी नहीं है कि अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो वो एग्जैक्ट इक्वेशन है, वो ट्रू ही इक्वेशन होगा। अगर मान लो हम ये हटा दें तो ये t=√L/g, इसका अगर डायमेंशन चेक करते हैं तो सेम आएगा। लेकिन क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं। तो इसमें क्या है कि कांस्टेंट को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो ओनली डिफर क्या करेगा, इट डिफर्स बाय ओनली मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड विल गेट कैंसिल, मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नीट्यूड विल चेंज। सो मैग्नीट्यूड ही केवल चेंज होगा। अगर उस मैग्नीट्यूड, अगर इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है तो उस मैग्नीट्यूड को भी आप क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन। और एक और एप्लीकेशन क्या है, किसी भी रिलेशन को आप इस्टेब्लिश कर सकते हो अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। क्या? सो उससे पहले हम ये इक्वेशन सॉल्व करें उससे पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। वो क्या है कि जब आप किसी भी इक्वेशन जैसे लिखा हुआ है, सपोज करो S=ut+12 AT²। जैसे ये आपने देखा होगा, एस क्या, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो जब प्लस या माइनस इन द फॉर्म ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिया रहेगा
तो ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है, दोनों का डायमेंशन सेम होगा इसके बराबर। ठीक है, जब या तो माइनस प्लस के फॉर्म में दिया, अलजेब्रिकली दिया, एडिशन के फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो जितना जो इसमें टर्म्स होगा, अगर हम ए दे दिए तो ए का भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तीनों का डायमेंशन सेम होगा। अगर ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस होगा और ये भी डिस्टेंस होगा। ठीक है, जैसे देख लो ये क्या डिस्टेंस है, इसका एल होता है, यू द स्पीड, स्पीड का क्या होता है, एल टी माइनस वन इंटू टाइम टी। ओके, देखो चेक करो, प्लस इसमें देखो हाफ कांस्टेंट हटा दो, एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, और दिस इज प्लस ए, हमको मालूम नहीं। तो देखो ये कैंसिल हो गया, एल बचा, ये भी क्या हो गया, दिस विल गेट कैंसिल आउट, एल बचा, तो ये भी क्या होगा, एल ही होगा। तो इस फॉर्म में जब दिया रहेगा तो उसको आप इजीली बता सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होना। ये जो टर्म्स, इस टर्म जो होगा वो सेम डायमेंशन का होगा, इसको बोलते हैं होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी, होमोजेनिटी, कि जब सेम डायमेंशन होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में प्रत्येक टर्म जो का डायमेंशन अगर सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं होमोजेनिटी। ठीक है, तो ये था। अब हम यूज करते हैं किसी भी रिलेशन इस्टेब्लिश करना, कि कैसे हम किसी भी फंक्शन अगर दिया हुआ है तो हम उसको इस्टेब्लिश कैसे कर सकते हैं, रिलेशन कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। तो मान लो कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो कि फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो किसी भी स्ट्रिंग, वो जब न मारते हो, स्ट्रेच करते हो, तो उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी डेवलप होता है। ठीक है, सो वो बोलता है कि जो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स करता है, ठीक है, वो डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द फोर्स, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सो डिराइव द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी जो है, बताए फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, आप फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिपेंड्स करता है उसके, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो स्ट्रिंग के फोर्स पे, जो हम उसको स्ट्रेस करें, कितना फोर्स उसमें लगा रहे हैं, तो वो फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद वो डिपेंड करता है लेंथ पे, उसके बाद डिपेंड करता है मास पे। ठीक है, ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, फोर्स, लेंथ एंड मास। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये दिया हुआ है लेंथ पे डिपेंड करता है, और दूसरा दिया मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मास पर यूनिट लेंथ को आप मास पर यूनिट लेंथ को हम किसी और क्वांटिटी से डिनोट कर दे, तो मान लो यू से डिनोट कर देते हैं, ये दिस इज द यू इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ। ओके, तो जब इसको आप कैसे डिराइव करोगे, एफ जो है फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, लेंथ एंड यू। तो जरूरी नहीं कि फोर्स जो होगा ये से कुछ पावर होगा, मान लो ए बी एन सी, कुछ पावर है एफ पे, एल पे और यू पे। ठीक है, तो ये फोर्स है, ये लेंथ है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। ओके, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। देखो ये फॉर्म जो दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म, ये डायरेक्टली सब पे डिपेंड करता है। तो ये टोटल का जो डायमेंशन होगा ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये एक टर्म से हम कंसिडर करेंगे, तो टोटल का डायमेंशन किसके बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, देखो फोर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, सो एम एल टी माइनस टू का पावर ए, लेंथ का तो ठीक है एल का पावर बी, और ये मास पर यूनिट लेंथ यानी कि मास एल माइनस वन का पावर सी। इसको आप फ्रीक्वेंसी वन बाई टी यानी कि टी इनवर्स, ये फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अब देखो सबका डायमेंशन एक साथ कर लो, मास है यहाँ, ठीक है, तो मास का पावर यहाँ ए है और यहाँ भी पावर सी है, तो ए प्लस सी लिख लो। एल में देखो एल का पावर ए है, यहाँ एल का पावर बी है, एल का पावर माइनस सी है, तो ए प्लस बी माइनस सी, नो डाउट। टी का पावर देखो माइनस टू ए, दिस इज नथिंग, तो माइनस टू ए। अब कुछ है, कुछ नहीं, ये टी माइनस वन दिया हुआ। ठीक है, तो देखो अब सबको कंपेयर करो, क्योंकि ये तो टी माइनस वन यानी कि इसके बराबर ही होना चाहिए। ठीक है,
इसमें मास है, इसमें मास नहीं है, तब सम में मास का पावर 0 होगा। लेंथ है, लेंथ नहीं है तो लेंथ पावर 0 ले लो, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो टाइम है, ठीक है। आप क्या करो, इक्वेट कर दो। सो एम का यहाँ 0 है, यानी कि क्या कह सकते हो कि ए प्लस सी जो होगा वो 0 होगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखो एल, एल यहाँ 0 है, इधर क्या है, सो ए प्लस बी माइनस सी भी वैल्यू क्या हो जाए, 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टी देखो, टी क्या है, -1 है, यहाँ क्या -2 है, यानी कि -2a इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, यानी कि इससे आपका वैल्यू आ गया ए इज इक्वल टू हाफ। क्या आ गया, ए इज इक्वल टू हाफ, हाफ आ गया। तो इसमें पुट करोगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा। तो ए प्लस सी 0 है, तो ए इज इक्वल टू हाफ है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -हाफ, ठीक है। उसी तरह जब ए और सी पता चल गया तो बी भी फाइंड कर सकते हैं। देखो ए हाफ -1 प्लस, सो बी का वैल्यू जो आ जाएगा -1, सो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। ए का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू जो आ गया आपका हाफ। तो देखो ए बी सी कांस्टेंट पता चल गया, तो आप इसका डायमेंशन क्या कर सकते, निकाल सकते, इसमें पुट कर दो। तो इसमें जैसे आप पुट करोगे, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो पुट कर दो क्या आ जाएगा, एम ए प्लस सी, देखो ए प्लस सी का वैल्यू क्या है, 0, दिस इज 0। देन ये एल यहाँ 0 है, तो यहाँ भी एल का पावर 0 ही आएगा, ठीक है, इंटू टी का पावर -2a, सो -2a बराबर क्या है, -1, दैट इज सिंपल -1। देखो तो ये दोनों का डायमेंशन क्या हो गया, सेम आ गया, है ना, क्योंकि मैंने इक्वेट किया। तो इसमें आप ए बी सी का वैल्यू पुट कर दो। तो जैसे ही पुट करोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ए का पावर कितना, 1/2, सो 1/2। एल का पावर कितना है, बी, बी कितना, -1, सो -1। एंड यू जो पावर है, यू का पावर सी है, सी कितना है, -1/2। जब आप इसको डायरेक्टली रिलेट करोगे तो दिस इज, देखो अंडर रूट, दिस इज द एफ, दिस नीचे आ जाएगा, यानी कि F/U इंटू 1/L। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया। फ्रीक्वेंसी जो है इस रिलेशन पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो आप इस तरह का रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। अगर आपको पता है कि जो फैक्टर आपको फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन पूछ रहा है तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो जो जिस चीज़ पे डिपेंड करता है उसको ले लो इक्वेशन में, और पावर ले लो ए बी सी, कुछ भी अल्फा बीटा गामा कुछ भी लो, उसको डायमेंशनली इक्वेट करो। ए बी सी जो वेरिएबल आप लिए उसको फाइंड करो, और उस वैल्यू को इसमें पुट करो, वो आपका रिलेशन दे देगा, ठीक है। सो ये अप टू दिस आई थिंक जो यूनिट एंड डायमेंशन था वो ओवरऑल जितना आप लोगों को चाहिए था रिक्वायरमेंट, वो लगभग पूरा दे दिया गया है, ठीक है। सो आप में कुछ नहीं है। सो तो एक आप इसका इस यूनिट एंड डायमेंशन का लिमिटेशन भी देख लो कि क्या लिमिटेशन होता है। हमने एप्लीकेशन देखा, इसका यूज देखा, कन्वर्जन देखा, ठीक है। सो लिमिटेशन क्या है कि ये मेथड जो है वो डायमेंशनली, जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट के लिए वैलिड नहीं है। उसको हम जो भी क्वांटिटी अगर डायमेंशनलेस है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है। So value of dimensionless constant cannot be calculated. First limitation देख लो, limitation, limitation क्या है कि value of dimensionless, dimensionless, ठीक है, dimensionless constant। so constant जो होता है वो dimensionless होता है, so dimensionless constant cannot be calculated, ठीक है। सो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस। सेकेंड लिमिटेशन क्या कर सकते हो कि इस मेथड से जो हमने इक्वेशन डेराइव किया, ठीक है, जैसे वैसा भी इक्वेशन हो सकता है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, वो उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह के फंक्शन को, उस तरह के टर्म्स के कैनॉट बी एनालाइज। सो इफ एनी फंक्शन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, सो उसका जो एनालिसिस होगा हम उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज नहीं कर सकते हैं। सो लिख सकते हो क्या,
कि इक्वेशन containing trigonometric functions, trigonometric function, logarithmic log functions, exponential functions, ठीक है, can't be analyze, उसको हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। और तीसरा क्या हुआ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर डिपेंड करता है एक या एक से या दो या तीन फैक्टर पे, यानी कि मोर देन वन या टू फैक्टर पे अगर डिपेंड करता है, तो उसका जो हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, वो रिलेशन हम यूनिट एंड डायमेंशन से नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि इसके पास होगा ओनली थ्री इक्वेशंस बाई इक्वलाइजिंग द पावर ऑफ एम एल एंड टी, ठीक है। तो इसका ना कि अगर कोई भी फैक्टर है या एक से अधिक पे डिपेंड करता होगा, ठीक है, मोर देन थ्री फैक्टर्स, मान लो मोर देन तीन फैक्टर्स अगर ज़्यादा पे अगर डिपेंड करता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो जो रिलेशन होगा उस आपस में जो फिजिकल क्वांटिटी के अमॉन्ग जो रिलेशन होगा वो कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड, उसको हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दो है, तीसरा चौथा। और एक और क्या है कि जो रिलेशन हम इस्टेब्लिश करते हैं वो डायमेंशनली करते हैं, एग्जैक्ट हम रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन, अनलेस जब तक कि कोई इनिशियल कंडीशन दिया रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उसको डायमेंशनली तो निकालेंगे कि ये फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैसा डिपेंड करता है वो भी निकालेंगे, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम निकाल नहीं पाएंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।